दाऊद का वित्त मंत्री, वो इंसान जो बाजार में लगाता है दाऊद का काला पैसा, जो पैसे से पैसा बनाता है और दाऊद की मिल्कियत बढ़ाता है। कौन है दाऊद का रक्षा मंत्री? वो इंसान जो दाऊद को उसके दुश्मनों से बचाता है, जो उसका कवच है, उसका रखवाला है, उसे साजिशों से दूर रखता है। कौन है दाऊद का कानून मंत्री? वो इंसान जो दाऊद को कानूनी पेंचों में उलझने नहीं देता, जो दाऊद को कानूनी रास्तों से ईमानदार साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। कौन है दाऊद का विदेश मंत्री? वो इंसान जो दाऊद के विदेशी दौरों पर नजर रखता है, उसके 10 देशों के कारोबार को देखता है और किस देश में पड़ाव हो ये फैसला करता है। कौन है दाऊद का गृह मंत्री? वो इंसान जो डी गैंग के आपसी झगड़े निपटाता है, आपस में खून खराबा नहीं होने देता, गैंग में नंबर गेम पर लगाम लगाता है। ये हैं देश के अपराधी के सिपाही, वो लोग जो उसकी ताकत हैं, जिनके चेहरे से पर्दा हटा रहे हैं दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर। देखिए सुपर एक्सक्लूसिव, दाऊद की कैबिनेट। नमस्कार, इंडिया 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। IBN 7 आज दाऊद के एक बड़े राज का पर्दाफाश करने जा रहा है। अब तक दाऊद को एक अंडरवर्ल्ड डॉन के तौर पर आप जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि दाऊद आतंक के राज का प्रधानमंत्री है और उसकी पूरी की पूरी कैबिनेट भी है। हर मंत्रालय का प्रभार अलग अलग गुर्गों को दिया गया है। जी हां, बस थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर की जुबानी होगा यह खुलासा। इसके अलावा 9:15 बजे हम बात करेंगे उस दहशतगर्द की जिसने पेरिस को सबसे ज्यादा जख्म दिए। दिखने में बेहद मासूम लेकिन इरादे बेहद खतरनाक। इसकी एक एक तस्वीर आपको थर्रा देने के लिए काफी है। यह सब बताएंगे विस्तार से। दाऊद इब्राहिम, वो इंसान जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में पिछले 20 सालों से छिपा बैठा है। वो अंडरवर्ल्ड डॉन अपनी काली बादशाहत का प्रधानमंत्री है। इतना ही नहीं, दाऊद इब्राहिम की अपनी पूरी कैबिनेट है, उसके मंत्री हैं जिन्हें उसने अलग अलग जिम्मेदारियां दे रखी हैं। दाऊद का वित्त मंत्री, दाऊद का कानून मंत्री और दाऊद का रक्षा मंत्री। जी हां, ये बेहद चौंकाने वाला सच सामने लाए हैं दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर। तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि दाऊद का वित्त मंत्री कौन है? कौन है जो उसकी रखवाली करता है, यानी उसका रक्षा मंत्री? देखिए किस तरह दाऊद की एक कैबिनेट उसकी सरकार चला रही है। जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पैसे की कमी पड़ती है, जब उसे समझ नहीं आता कि काला पैसा किस धंधे में कहां लगाना है, कहां ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तब वो बुलाता है अपने वित्त मंत्री को। जब मुंबई हमले के गुनहगार दाऊद इब्राहिम को लगता है कि दुश्मन ज्यादा हो गए हैं, दुश्मनों के हमलों से बचना है, उनका सफाया भी करना है, क्या किया जाए, किन हथियारों का इस्तेमाल हो, तो वो बुलाता है अपने रक्षा मंत्री को। जब 20 सालों से भारतीय कानून को छल रहे दाऊद इब्राहिम की संपत्ति जब्त करने की कोशिशें होती हैं, जब उसकी देनदारी बंदूक की गोली नहीं बल्कि कानून के रास्ते से निकलवाने का वक्त आता है, तो बुलाता है अपने कानून मंत्री को। तो क्या दाऊद इब्राहिम का अपना विदेश मंत्री भी है जो उसके विदेश आने जाने पर नजर रखता है, उसका प्रबंध करता है? क्या दाऊद इब्राहिम का खान पान मंत्री भी है जो उसके खाने में जहर मिलाने की साजिशें रचने वाले दुश्मनों से उसे बचाता है? तो क्या दाऊद इब्राहिम का अपना गृह मंत्री भी है जो उसके पूरे राजपाट में लड़ाई झगड़े निपटाता है? क्या दाऊद इब्राहिम के पास अपने मंत्रियों की पूरी कैबिनेट है जो उसका काला साम्राज्य चलाती है, उसके धंधे बचाती है और उसे चैन की नींद सुलाती है? लगभग 2 दशक तक डी कंपनी पर पैनी नजर रखने वाले पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने IBN 7 से एक्सक्लूसिव खबर में बताया कि डी कंपनी एक सरकार राज की तरह चलती है, बल्कि एक कॉर्पोरेट जगत की तरह बिहेव करती है। एक कंपनी जिसमें मुखिया है, अलग अलग कामों को अंजाम देने के लिए अलग अलग हुनर के लोग मौजूद हैं। तो क्या दाऊद उस कंपनी का प्रधानमंत्री है जो अपने साथ एक पूरी कैबिनेट लेकर चलता है? क्रिमिनल एक्टिविटी को चलाने के लिए एक हेड होने की जरूरत है, एक मुखिया जो कि हु विल कॉल द शॉट्स, ही हैज टू बी देयर। फिर वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट करता है, अलग अलग अपने आदमी रखता है। अब जैसे पैसा आया, इलिसिट पैसा आया, तो उसको अब रिसाइकिल करना है। इलिसिट पैसा को कहीं लगाना है
ताकि दोबारा क्राइम न करना पड़े, तो वो कौन लगाएगा? उसके लिए किसी ऐसे आदमी की जरूरत होती है जिसको सूझबूझ हो कि कहाँ पैसा लगाना है, नहीं लगाना है, रियल एस्टेट में लगाना है कि किस बिजनेस एक्टिविटी में लगाना है। वो क्या कहते हैं? खियां बटोरी। क्या दाऊद को उसके आका ने डांटा था? आखिर उसके आका को क्या पड़ी थी कि वो संजय दत्त के लिए दाऊद को डांटता? दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार भी इस सवाल का जवाब देने से कतराते हैं। लेकिन ये सच है कि दाऊद ने अपने छोटे भाई पर शायद ही पहले कभी हाथ उठाया हो। ये भाई अनीस इब्राहिम एक अरसे से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के रडार पर भी था। दाऊद के कुल 4 भाइयों में सबसे छोटा है शेख अनीस इब्राहिम कास्कर। दाऊद का सबसे बड़ा भाई था शब्बीर, उसके बाद खुद दाऊद, उसके बाद नूरा और आखिर में अनीस। अनीस दाऊद का ड्रग्स का कारोबार संभालता रहा है। इसके अलावा अनीस इब्राहिम डी कंपनी का वसूली, सुपारी किलिंग और गैर कानूनी पैसा ठिकाने लगाने का मास्टर भी है। उसे दाऊद ने असीमित अधिकार दिए हुए हैं। दाऊद का ये भाई भी 1993 के मुंबई ब्लास्ट का गुनहगार है। वो 13 धमाके जिनमें 257 लोग मारे गए थे। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार ने डायल डी फॉर डॉन नाम की किताब लिखी है और इस किताब में उन्होंने डॉन से जुड़ी 13 कहानियां दर्ज की हैं। सच्ची कहानियां, और इन्हीं कहानियों में अनीस इब्राहिम की दाऊद के हाथ ठोक पिटाई का भी जिक्र है। इन कहानियों के बारे में पूछने पर ही दाऊद के और राज सामने आते गए। ज्यादातर कहानियों का सूत्रधार दाऊद का दाहिना हाथ रहा मनीष लाला है। वो मनीष लाला जो कभी नीरज कुमार की कस्टडी में था। मनीष लाला की ही मदद से नीरज कुमार ने 4 बार, जी हाँ 4 बार दाऊद इब्राहिम से फोन पर खुद बातचीत की। आपने क्या कहा, दाऊद ने क्या कहा, क्या बातचीत? 3 अलग अलग बातचीत हुई थी और उसके डिटेल्स मैंने अपनी किताब में दिए हैं। मुख्यतः वो ये कहना चाहते थे कि वो बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व नहीं है और अगर उनको कुछ कंडीशंस फॉलो किए जाए तो वो सरेंडर करने को तैयार हो जाएंगे। 10 दिन का गैप पहली और दूसरी बातचीत में, फिर 2 दिन का गैप, इस बीच क्या चल रहा था? आप क्या उससे बात करना चाहते थे या दिमाग में क्या प्लानिंग थी? नहीं, ये जो बीच में अंतराल था इसका उसकी कोई खास वजह नहीं थी। मैंने लिखा है कि उसका एक राइट हैंड मैन मेरी कस्टडी में था, तो उसके माध्यम से ये बातचीत होती थी। तो जब वो इंटरोगेशन से, इन्वेस्टिगेशन से फ्री होता था या जब मुझे वक्त मिलता था तब ये बातचीत हुआ करती थी। तब दूसरी और तीसरी बात में आपसे जो बात हुई उसमें क्या बात हुई थी दाऊद से? मैंने बताया है ना, उसने ये प्रूव करने की कोशिश की कि वो बॉम्ब ब्लास्ट से इन्वॉल्व नहीं है और टाइगर ने किया है और टाइगर ने और लोगों को चकमा दे दिया कि इस पूरे कांड और पूरे षड्यंत्र के पीछे दाऊद का भी हाथ है। 2013 में भी जब आप IPL की जांच कर रहे थे, रिटायर होने वाले थे, उस वक्त भी बात हुई थी आपकी? नहीं, एक कॉल आया था, मुझे ऐसा लगा कि वो उसी की आवाज़ है और वो यही कह रहा है कि सर आप तो रिटायर होने जा रहे हैं, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। तो उसने हो सकता है मजाक में कहा हो या हो सकता है उसका ये मकसद रहा हो कि देखिए अब रहने दीजिए, बहुत हो गया, रिटायर हो जाएंगे फिर आपको कोई पूछेगा नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। अब उसमें आप मीनिंग निकालना चाहें। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इरादे क्या थे, दोस्त कौन थे और दुश्मन कौन थे, ईर्ष्या कैसे खेल खेलती है अंडरवर्ल्ड में, ये सब कुछ बताया पूर्व दिल्ली कमिश्नर नीरज कुमार ने IBN 7 से। दोस्ती कैसे दुश्मनी में तब्दील हो गई छोटा राजन से, इसका खुलासा किया नीरज ने। उन्होंने बताया कि दाऊद छोटा राजन पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। इस भरोसे ने गैंग के अंदर लोगों को जलाना शुरू कर दिया और दाऊद के बहनोई की हत्या के बाद ये खाई और बढ़ गई, ऐसी बढ़ी जो आज तक भर नहीं पाई। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार के मुताबिक ये कहना गलत होगा कि 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद से ही दाऊद और छोटा राजन के रास्ते अलग हो गए। वो कहते हैं कि ये दूरियां पहले से ही आ चुकी थीं, जब दाऊद के बहनोई का कत्ल हुआ था।
93 तक दाऊद और राजन की बड़ी दोस्ती थी, दोनों बड़े अच्छे यार थे। आपने वो दोस्ती और वो दुश्मनी 2013 तक दोनों देखी। आप इस रिश्ते के टूटने की कहानी दाऊद और राजन की वो कैसे बताना चाहेंगे, क्या वजह थी? देखिए, एक धारणा गलत है कि 1993 के बाद ही ये लोग अलग अलग हो गए। जहाँ तक मेरी समझ है और जहाँ तक मेरी जानकारी है, उनके बीच में डिफरेंसेस पहले से हो गए थे। दिलचस्प बात यह है कि अंडरवर्ल्ड की रग रग से वाकिफ दिल्ली पुलिस का एक पूर्व कमिश्नर ये नहीं मानता कि छोटा राजन एक फूका हुआ कारतूस है और उसके आने से भारतीय जांच एजेंसियों को दाऊद के खिलाफ मिशन में कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो छोटा राजन को अंडरवर्ल्ड का स्टोर हाउस बताता है। फूका हुआ कारतूस कहना मेरे हिसाब से गलत है। इसलिए गलत है कि वो स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का। उसके पास जितना अंडरवर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है उतना किसी और के पास नहीं होगा। और ये जरूर है कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन है। मतलब मैं समझ गया, 93 के पहले का और कुछ इंफॉर्मेशन 93 के बाद का भी है, क्योंकि वो जब भाग भी रहा था तो वो भी इन लोगों की एक्टिविटीज पर नजर रख रहा था, जैसे कि वो लोग इस पर नजर रख रहे थे। आपकी बातचीत में कहीं जिक्र आया जब आप बात करते थे दाऊद से, तो राजन का कभी जिक्र नहीं। या इन्वेस्टिगेशन के दौरान कभी मुंबई की इन्वेस्टिगेशन या बाद के केसेस कभी राजन का इतना ही पता चला कि उसका बहुत राइट हैंड मैन था। अच्छा, राजन का एक बहुत बड़ा आरोप है कि मुंबई पुलिस के कुछ अफसर जो हैं वो दाऊद इब्राहिम गिरोह के लोगों से मिले हुए हैं। देखिए, किसी गैंगस्टर या किसी क्रिमिनल के एक बयान पर या कोई किसी कथन पर को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो एक क्रिमिनल है, वो एक गैंगस्टर है, वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन है। वो जो कहेगा वो सच है, ऐसा तो है नहीं। साफ है नीरज कुमार को पुलिस वालों के ईमान पर उठते सवाल बर्दाश्त नहीं हुए। वो इसे डॉन के इल्जाम कहकर टाल गए, लेकिन सच्चाई तो यही है कि खुद मुंबई पुलिस ने ही हाल में ऑपरेशन विभीषण चलाया था। ये ऑपरेशन डॉन की मुखबिरी करने वाले पुलिस वालों का पता लगाने के लिए था। नतीजा 4 पुलिस वाले पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और दाऊद के बारे में इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस छोटा राजन अब भारत पुलिस की गिरफ्त में है। देखना होगा क्या दाऊद, जिसके बारे में इतनी जानकारियां सामने आती है, उस पर शिकंजा कसा जा सकता है। IBN 7 पर इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।